स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मंत्री महेश जोशी ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने अधिकारियों की एसीआर भरने के अधिकार दिए जाने के पर मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास के बयान पर कहा कि मेरे विभाग में मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे विभाग के सारे अधिकार मेरे पास हैं और कोई अधिकारी अनियंत्रित हो रही है तो मुख्यमंत्री उस पर भी लगाम लगा देंगे। वहीं जोशी ने सचिन पायलट के बयान पर कहा कि पार्टी आलाकमान की गाइडलाइन है और ऐसे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। हमें नोटिस मिला है, हमने जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। अलग अलग सोच है। मैं ये कह सकता हूँ भाई मेरे विभाग में मुझे इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे विभाग में सारे अधिकार हैं। पावर मिलना चाहिए। मेरे पास सारे अधिकार हैं मेरे विभाग। मेरे से बिना पूछे कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो जैसे जेजेएम है। जेजेएम जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। उसका अपना एक सिस्टम है, उसमें मेरा दखल नहीं होता। उसमें मेरा अदृश्य सा नियंत्रण होता है, क्योंकि अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना ये मेरे हाथ में है, लेकिन सीधा नियंत्रण मेरा नहीं होता। उसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ उसको अगर छोड़ दिया जाए, जब मेरा नियंत्रण उसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से है ही नहीं, तो उसमें मैं जो जितना मेरी सीमाएं हैं उसको मेरे को समझना चाहिए। मैं प्रताप सिंह जी की बात को अलग रख रहा हूँ। प्रताप सिंह जी ने क्या कहा इसके बारे में तो आप प्रताप सिंह जी से पूछें, लेकिन मैं मेरे विभाग की बात कर रहा हूँ। मेरे विभाग में सिर्फ मेरे विभाग की बात कर रहा हूँ। मेरे विभाग में मेरे को ये शिकायत नहीं। अगर प्रताप सिंह जी को या किसी मंत्री को शिकायत होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उन शिकायतों को भी दूर करेंगे। और अगर कहीं कोई अधिकारी बिल्कुल अनियंत्रित हो रहे हैं तो उनको भी मुख्यमंत्री जी लगाम लगाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कोई एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं किया। अगर कोई कर रहा तो उसे खुद सोचना चाहिए कि एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं किया। हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी। मैं समझता हूँ इसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाता। एडवाइजरी जारी है हाई कमान की। मैं कम से कम ये सोचता हूँ कि उस एडवाइजरी से कि बाहर मुझे नहीं जाना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। नोटिस मिला, नोटिस का जवाब दिया। अभी तक हाईकमान की तरफ से आगे की किसी कार्रवाई का कुछ संकेत नहीं मिला, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि हाईकमान के आदेश को मानने वाले लोग हैं और भविष्य में भी हाईकमान के आदेश। तो वहीं विधायक सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मानगढ़ को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री कल यहां आए थे, हमें उम्मीद थी कि वो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे राजस्थान में। हम सबको उम्मीद थी कि वो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा उस तीर्थ धाम को देंगे, उस धाम को देंगे मानगढ़ को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बहुत उम्मीद लोगों को थी और हम सब चाहते थे, हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि इस धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर उसको प्रचलित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं। जो कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे। तो वहीं सीएम ओएसडी और सलाहकार के ट्वीट सामने आए हैं। इशारों में पायलट के बयानों का उन्होंने जवाब भी दिया। संयम लोढ़ा ने ट्विटर पर लिखा कि सियाराम शरण गुप्ता की लाइन लिखते हुए वो लिखते हैं कि मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। ओएसडी लोकेश शर्मा ने लिखा, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मारे कोई, वरना हलचल सी मच जाएगी। ये आज अलग ही जुबान में ये हमले नजर आए और एक दूसरे पर ये कटाक्ष करते नजर आए हैं। ओएसडी वर्सेस ओएसडी ये नजर आया। मचल गया दीना का लाल, ये संयम लोढ़ा कहते नजर आए। तो वहीं उन्होंने कहा कि ठहरे हुए पानी में कोई कंकड़ ना मारे वरना हलचल सी मच जाएगी, ये लोकेश शर्मा कहते नजर आए। वहीं खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने अफसरशाही पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अफसरों की एसीआर भरने का अधिकार मंत्रियों को दिया जाए। इसके लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीएम गहलोत को भी पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि 46,000 मीट्रिक टन गेहूं कम मिला है, लेकिन अफसरों को कुछ पता ही नहीं। बड़ा सवाल मेरे से पूछ लिया कि राजस्थान में 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया।
ये 1-1.5-2 महीने पुरानी बात है। जब लैप्स हुआ उसके बाद मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और मैंने अधिकारियों को बहुत स्ट्रिक्ट आदेश दिए और मैंने कहा मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि जिस तरह से आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं देश में और राजस्थान में, वो ये समझ लेना चाहिए, अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी मैंने देखे हैं, बुरे भी देखे हैं। यदि कोई आदमी जनता का गेहूं लैप्स करवा दे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। मैं तो वो आदमी जो सड़क पर लड़ता है, मेरा जो डिपार्टमेंट है तो ऑनलाइन डिपार्टमेंट है, इसमें करप्शन नहीं हो सकता। जो भी आईएएस ऑफिसर आता है उसको लगता है यहां क्या करे, तो भैया सब जगह जरूरी है क्या? आपका ही ध्यान रखे डिपार्टमेंट, आपके मन का ही डिपार्टमेंट आपको मिले। और ऐसे अधिकारी फिर जल्दी से पोस्टिंग करा के अच्छी जगह चले जाते हैं। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी से पूरी बात करूंगा। मैं बहुत नाराज हूं। 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स होना, सरकार के बार बार आदेश जाना, मैंने कई जगह पर जहां गड़बड़ हुई कहीं पर भी तो उनकी कमेटियां बनाकर भेजी, वो आदेश मेरे पास नहीं आए, फिर आप अचानक भाग के दूसरी जगह आपने ज्वाइन कर लिया। और कोई मिनिस्टर होता तो ये बात ही बाहर नहीं आती। आप तक इसलिए पहुंच गई कि आप लोग खोजी पत्रकार हैं, आप वो तो सामने आपको दुकानदार कह रहे हैं, दुकानदारों के सर फूट गए, आप सही कह रहे हैं बेचारों के, मेरे पास भी आए। तो ऐसे मामले में ये सुन लेना, मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया, एसीआर लिखने का राइट हर अधिकारी का, हर विभाग के मंत्री को अलग अलग मिले। जो अफसर गलत करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो वहीं राजस्थान कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई जारी है और पायलट के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। पूरे मामले में विधायक रामलाल शर्मा बोले कि गहलोत पायलट दोनों एक दूसरे पर साधते हैं निशाना। कांग्रेस सरकार बनते ही वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई और वर्चस्व की लड़ाई में दोनों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। जहां राजस्थान की जनता का हो रहा है नुकसान और 4 साल में सरकार की घोषणाओं का असर नहीं दिखा, बजट का धरातल पर नहीं दिख रहा असर, कांग्रेस की सरकार जनता का नहीं करे हित। यह भी कहा गया प्रदेश में इंदिरा रसोई के नाम पर दिख रही है लूट और इंदिरा रसोई में बर्तनों को सुअर चाट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अंदर अपनी वेलफेयर स्कीमों के बारे में बड़ी बड़ी डींग हाँकने का काम करते हैं। देश के अंदर चिरंजीवी योजना को लागू करने की बात करते हैं। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई के नाम के ऊपर जिस तरीके से लूट चल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक खुद मान चुके इस बात को, सभापति कांग्रेस की इस बात को मान चुके कि ना तो वहां स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है और जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो भी निराधार है। आज राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई के नाम के ऊपर जिस तरीके से बर्तनों को स्वर चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से गंदगी का आलम फैला हुआ है, उससे लगता है कि राजस्थान की सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग नहीं है। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से वर्चस्व की लड़ाई जग जाहिर है। कभी सचिन पायलट अशोक गहलोत के ऊपर निशाना साधने का काम करते हैं और कभी अशोक गहलोत सचिन पायलट के ऊपर निशाना साधने का काम करते हैं। दोनों ही नेताओं का बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ रहा है राजस्थान की जनता का। जिस तरीके से 4 साल के अंदर चुनावी घोषणाओं से लेकर विधानसभा के पटल के ऊपर की गई बजट की घोषणाएं भी धरातल तक नहीं पहुंच रही है और अब सचिन पायलट का यह कहना कि मोदी जी की तारीफ कुछ नया संकेत दे रही है। जिस तरीके से आपसी झगड़ों का और आपसी लड़ाई का और आपसे वर्चस्व की इन बयानबाजियों का नतीजा राजस्थान की जनता का नुकसान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व की लड़ाई आपस में कैसे भी लड़े, जिसने नोटिस दिया, किसने कहना माना नहीं माना, अनुशासनहीनता किसने की किसने नहीं की, वो आपस में बैठ के तय करे, लेकिन कम से कम भगवान के लिए राजस्थान की जनता का अहित करने का काम ना करे। तो वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर 10 नवंबर को चुनाव होगा और 4 नवंबर तक चुनाव के लिए नामांकन। बता दें कि 7 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनावों में बीजेपी में ओबीसी वर्ग से 4 प्रमुख दावेदार हैं। शीला धाबाई, भारती लखियानी, रश्मि सैनी, सुप्रीत बंसल प्रमुख दावेदार हैं। चुनाव में कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतारेगी और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी जल्दी पार्षदों की बाड़ाबंदी भी कर सकती है। आपको बता दें कि नगर निगम ग्रेटर में कुल 150 पार्षद थे, जिसमें 88 बीजेपी, 2 बीजेपी समर्थित और 7 निर्दलीय पार्षद थे। वहीं कांग्रेस के कुल 53 पार्षद थे। आपको यह भी बता दूं कि जिसके पक्ष में 74 पार्षद आएंगे उसी का मेयर बनेगा। तो वहीं राजधानी जयपुर में इन दिनों डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी अस्पताल हो या निजी, सभी जगह डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। डेंगू के फैलने की वजह को लेकर गणगौरी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने। बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में भी पिछले कई दिनों में जो डेंगू के मरीज हैं उनके आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, डेंगू के पेशेंट्स सितंबर अक्टूबर 2 मंथ्स ऐसे होते हैं जहाँ पर पड़ते हैं, बिकॉज
बारिश के मौसम में जब पानी इकट्ठा होता है तो साफ़ पानी में ये अपने अंडे देते हैं, लार्वा होता है, उसके बाद में मॉस्किटो डेवलप होता है। तो अमूमन अगर ये देखा जाए पूरा प्रोफाइल फॉर लास्ट 10 ईयर्स का, तो उसमें ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है वो पेशेंट डेंगू के आते हैं, क्योंकि मॉस्किटो तो बॉन्ड करेगा। जहाँ तक मच्छर बॉन्ड डिजीज़ डेंगू का बढ़ने का सवाल है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इस बार भी जैसे मैं मेरे हॉस्पिटल गडगुरी हॉस्पिटल का लेता हूँ, तो उसमें हम देखते हैं कि पिछले महीने यानी कि सितंबर में हमारे पास में 9 पेशेंट थे जो पॉजिटिव थे और वो सारे रिकवर करके गए। तो एज सच बहुत ज़्यादा एक जंप देखने को नहीं मिल रहा जहाँ तक मेरे अस्पताल का सवाल है। मगर सर फिर भी है जो कहीं ना कहीं है, जैसे ही सीजन आता है या मौसम बदलता है तो डेंगू के मामले लगातार आते हैं। उसको देख करके किस तरीके से जो है डेंगू से बचाव के लिए हॉस्पिटल और प्रशासन किस तरीके से तैयार है? देखिए, डेंगू से बचाव के लिए ये मल्टी लेवल अप्रोच है। इसमें नॉट ओनली डॉक्टर्स बट इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें नगर पालिका का इन्वॉल्वमेंट भी है और इसमें जो डिजीज सर्विलेंस को देखते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। सर बताओ, हमें देखना पड़ेगा कि जो रूट ऑफ द कॉज है उसको अपने देखना पड़ेगा। रूट ऑफ द कॉज इज दैट कि जो मॉस्किटो है वो बॉन्ड कर रहा है और पनप रहा है पानी के अंदर, तो पानी का सोर्स जो है उसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर एक एक घर अपने आसपास के सोर्स को ख़त्म कर ले तो काफ़ी हद तक हम लोग जाके उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर पनप ही नहीं पाएगा। अगर मच्छर पनपता भी है तो उसको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट जो भी सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं नगर परिषद से, नगर पालिका से, तो उन सबको उनका एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो उसको लार्वा को वहीं के वहीं अपन ख़त्म करते हैं। लार्वा से अगर नहीं होता है ख़त्म, मच्छर बनता है, तो मच्छरों को ख़त्म करने के लिए फॉगिंग और अदर मेजर्स लिए जा सकते हैं, जो कि अगेन दूसरे डिपार्टमेंट का रोल आता है। और इसके बाद में जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अर्ली स्टेज में आते हैं पेशेंट्स, तो वो फास्ट रिकवर कर जाते हैं। लेकिन सपोज कुछ पेशेंट्स कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में भी आते हैं, लेकिन वो भी रिकवर करते हैं। जहाँ तक मैं हम लोग जो क्लिनिकल पेशेंट्स देख रहे हैं, वहाँ तक सवाल है कि इस साल जो डेंगू का प्रोफाइल हमें देखने को मिला उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है और मल्टी ऑर्गन डैमेज भी इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा और पेशेंट सारे रिकवर ऑलमोस्ट करके जा रहे हैं। सर आमतौर से देखा जाता है जब डेंगू का पेशेंट आता है तो कहीं ना कहीं उसकी ब्लड सेल या प्लेटलेट्स है वो डाउन चल जाती है और जो डेंगू का पेशेंट है वो कहीं ना कहीं सीरियस होता नजर आता है, तो वो किस कंडीशन में होता है सर? देखिए, डेंगू का अपन देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है, जो वायरस डेंगू वायरस होता है वो बॉडी में एंटर करता है मॉस्किटो के थ्रू। तो जब वो वायरस एंटर करता है तो उस वायरस को फाइट करने के लिए ब्लड सेल्स वो एक्शन में आती हैं। ये आंकड़े हम जनरली जो लेते हैं टर्शियरी सेंटर या जो अपेक्स इंस्टीट्यूट होता है वहाँ के लेते हैं। अपेक्स इंस्टीट्यूट पर जो पेशेंट होते हैं वो ऑल पूरे पैरिफेरी से वहाँ पर सर्कुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग सारे हॉस्पिटल्स में और कम्युनिटी सर्विलेंस करें तो हमें इससे एक तरह से उस तरह का लेवल नहीं मिलेगा। हम लोग आंकड़े देखते हैं एक हॉस्पिटल के जहाँ पर दूसरी जगह से पेशेंट आते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ द पेशेंट्स ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी में देखा जाए, ओवरऑल सर्विलेंस कराएंगे तो जो नंबर ऑफ द पेशेंट्स है वो अकॉर्डिंग टू जो रूटीन डेंगू के फीवर पेशेंट आते हैं उतना ही है, उसमें ज़्यादा एपिडेमिक नहीं है। तो नंबर ऑलमोस्ट उतना ही क्या है। जैसे मेरे हॉस्पिटल में गडगुरी हॉस्पिटल का यहाँ तक सवाल है, सितंबर में हमें जो कंफर्म पेशेंट थे डेंगू के वो 9 पेशेंट्स थे टोटल, तो सारे ठीक होकर गए हमारे यहाँ से। अक्टूबर में हमारे पास 4 पेशेंट्स थे केवल, दे ऑल रिकवर वेरी वेल। देर नॉट मतलब जो सीरियस कोई पेशेंट नहीं हुआ, सारे रिकवर किए अभी तक। डेंगू इनफैक्ट इसको हम डेंगू कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। डेंगू एक आरएनए वायरस जनित और मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो कि एडिस मॉस्किटो के नाम से ये बाइट करने से फैलती है। और इस बाइट की, इस मॉस्किटो की खासियत ये होती है कि ये दिन के समय ज़्यादा बाइट करता है। तो स्पेशली तो इसमें बाइट करने के पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मॉस्किटो का बाइट किए, डेंसिटी ऑफ मॉस्किटो कितनी है। अगर डेंसिटी ऑफ मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है तो उस एरिया में बीमारी बहुत जल्दी से पनपेगी। जहाँ तक इसके सिम्टम्स का सवाल है, फीवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी एक होता है, मल्टीपल, और पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि किस तरह के फीवर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पैरामीटर्स होता है उसको प्लेटलेट्स डाउन होता है। प्लेटलेट्स अगर क्रिटिकल स्टेज पर नीचे डाउन हो जाते हैं तो उसमें हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। जहाँ तक इस बीमारी से बचने का सवाल है, इसमें हम लोग मल्टीपल लेवल टारगेट करते हैं। मॉस्किटो को पनपने दें, एक टारगेट। दूसरा, मॉस्किटो को बॉडी के अंदर में टच नहीं करने दें। और अगर सपोज बीमारी हो जाती है तो उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करें। तो 3 लेवल टारगेट इसके अंदर होता है।
मॉस्किटो, जैसा कि ये मॉस्किटो एक साफ पानी में पनपता है, तो जितने भी वाटर सोर्सेज होते हैं घर के आसपास उन सबको ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ पर पानी को इकट्ठे नहीं होने दिया जाए, तो उसमें हम लोग इस तरह का एक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मच्छर वहाँ पनपता भी है तो उसको लार्वल स्टेज में ही अपन डैमेज कर दें। तो लार्वल स्टेज में डैमेज हो जाएगा तो वो मॉस्किटो के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। इसके बाद में मच्छर अगर आता भी है तो उसको प्रोटेक्शन हम करें कि घर के अंदर एंटर ना करें, और एंटर करता भी है तो अपनी बॉडी के अंदर वो बाइट ना कर सके। तो इस और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे सोते उस समय तो एक मॉस्किटो नेट्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक पेशेंट्स के आने का सवाल है, इस बार भी और काफ़ी दूसरे सीजन्स की तरह बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है मॉस्किटो का, बहुत ज़्यादा नंबर डिजीज़ का नहीं है। जो रूटीन पेशेंट आते हैं उसी तरह के जैसे एपिडेमिक हम कहते हैं वैसा अभी समय नहीं है। इसके साथ साथ में दूसरी बीमारियों के पेशेंट्स लाइक मौसमी बीमारियों के पेशेंट भी साथ साथ में आ रहे हैं, जैसे जुकाम खांसी हुआ और माइल्ड फॉर्म ऑफ ओमिक्रॉन जो अभी चल रहा है, वो भी काफ़ी पेशेंट्स अभी देखने को मिल रहे हैं घर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जुकाम होता है, खांसी होती है, थोड़ी देर फीवर होता है दिन के लिए, और पेशेंट 3 से लेकर 5 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये सब हमें एक कंबाइंड तरह का अप्रोच जो डिजीज़ का प्रोफाइल है वो देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डेंगू फीवर है इसको हम बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये आता है कि हम अपने शरीर को ढक के रखें, स्पेशली दिन के समय पर। पूरे वहाँ का शर्ट पहने, नीचे भी लोअर तक पहने, कोई भी अपना एक्सपोज पार्ट को नहीं रखें जिससे कि मॉस्किटो बाइट नहीं कर सके। तो ये तो वहीं जयपुर में 3 तलाक पर कानूनी रोक के बाद दूसरा 3 तलाक का केस सामने आया। आरोप यह है कि 1 साल पहले बेटी के जन्म से खफा पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने जयपुर में रामगंज थाने में पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। दरअसल पीड़िता सना नाज की 2 साल पहले जयपुर में अमानुतुल्लाह से शादी हुई थी और 1 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1 साल पहले बेटी का जन्म हुआ तो पति ने उसके साथ अत्याचार शुरू कर दिया। आरोपी ने उसी वक्त उसे घर से निकालने की कोशिश की। पुलिस में केस दर्ज भी हुआ, लेकिन समझाइश के बाद केस वापस लिया गया। 3 दिन पहले आरोपी ने अपनी पत्नी को घर वालों के सामने 3 तलाक फिर दे दिया। पीड़िता का कहना यह है कि आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उसे गिरफ्तार किया जाए। वो आपके साथ बताइए। मेरे साथ ट्रिपल तलाक, स्ट्रैंड तलाक दे दिया। मेरे को बोला कि तेरी जो बच्ची पैदा हुई है ये तेरा गिफ्ट है, बच्ची से कोई वंश नहीं चलता, लड़के से वंश चलता है, और कार नहीं थी दहेज में। कैसे हुआ, क्या घटना, कब हुई तलाक घटना, शादी को कितना समय हो गया? और शादी 22 नवंबर 2020 को हुई थी। कैसे हुआ तलाक, कैसे हुआ आपका, कब हुआ है? पहले जब मेरे सास ससुर और हस्बैंड के नाम जब उन्होंने मेरे को अत्याचार किया तो मैंने मुकदमा दर्ज कराया रामगंज थाने में। तब उन लोगों ने झूठा राजीनामा हमसे करवा लिया कि बोले कि विश्वास दिलाकर कि अभी तुम्हारी बेटी के साथ और छोटी मतलब इस लड़की के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा। बोले कि ना इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और राजीनामा कर लो तो दो की लाइफ ख़राब हो जाएगी। हमने राजीनामा करवाकर 5000 रुपीज़ स्टाम्प पे रामगंज थाने में पेश करवाया। पेश करवाने के बाद और उसके 34 डेज़ बाद मेरे को लेकर गए रेंज पे। बोले कि मेरी माँ को तो पसंद नहीं है। खबर जयपुर से है, जहां पर संयुक्त संविदा नर्सेज का स्वास्थ्य भवन पर धरना लगातार जारी है। संयुक्त संविदा नर्सेज के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में संविदा नर्सिंग कर्मियों का स्वास्थ्य भवन पर शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल संविदा नर्सेज जल्द से जल्द लगभग 6000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग कर रहे हैं। खबर जयपुर के चाकसू से है, जहां पर शिवदासपुरा पुलिस को कंस्ट्रक्शन साइट से हुई चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी संजय यादव, मोहन मीना, मोहम्मद परवीज और अब्दुल समद हैं। जानकारी के मुताबिक थाना इलाके के नानकपुरा में बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है और 24 से 28 अक्टूबर के बीच यहां से बिजली का सामान चोरी हो गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की और तकनीकी संसाधनों की सहायता से आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।